खुशामदीद इस नई वजाहत में। अगर 2026 में प्यारों को सऊदी अरेबिया बुलाने का इरादा बन रहा है तो ये जानना निहायत जरूरी है कि आखिर ये नया वीजा प्रोसेस काम कैसे करता है। आज इस पूरे सफर को वाज़े अंदाज में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखा जाएगा ताकि कोई भी उलझन बाकी ना रहे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फैमिली वीजा अप्लाई किया जा सके। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सच बताऊं, इस सफर के बारे में इस वक्त सबसे बेहतरीन खबर यह है कि प्रोसेस वाकई बहुत तेज हो चुका है। हमारे सोर्स मटेरियल के मुताबिक वीजाज आर करंटली गेटिंग अप्रूव्ड विद इन अ वीक। जी हाँ, ज्यादातर लोगों के वीजाज महज एक हफ्ते के अंदर अप्रूव हो रहे हैं। ये सुनकर कितना इत्मीनान होता है ना। ये जाहिर करता है कि अगर डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हों तो लंबा इंतजार बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं किन अहम मरहलों पर बात होगी। पहला, अहलियत और बुनियादी शराइत। दूसरा, ज़रूरी दस्तावेज़ात की तैयारी। उसके बाद दरखास्त का अमल, फिर वीज़ा स्टैंपिंग और आखिर में वीज़ा की मुद्दत और शराइत। बस ये 5 क्लियर स्टेप्स हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्टेप से, यानी अहलियत और बुनियादी शराइत। आखिर कानूनन किन लोगों को बुलाया जा सकता है? कवानीन के मुताबिक सिर्फ ब्लड रिलेटिव्स यानी खूनी रिश्तेदारों के लिए ही विजिट वीजा अप्लाई किया जा सकता है। इसमें वालिदैन, बहन भाई और बिल्कुल बीवी और बच्चे शामिल हैं। आज की इस वजाहत में पूरा फोकस बीवी और बच्चों को बुलाने के प्रोसेस पर ही होगा, क्योंकि यही सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। अब यहाँ एक बुनियादी मगर बहुत ही अहम बात है। प्रोसेस शुरू करने से पहले एक बार चेक जरूर कर लेना चाहिए कि तमाम फैमिली मेंबर्स, चाहे शौहर हों, बीवी हों या बच्चे, सबके पासपोर्ट्स कम से कम आने वाले 6 महीने तक वैलिड होने चाहिए। अगर किसी एक का भी पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है तो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता। ये सबसे पहला और लाजमी चेकलिस्ट आइटम है। आगे बढ़ते हैं दूसरे मरहले की तरफ, जो है ज़रूरी दस्तावेज़ात की तैयारी, यानी पेपर वर्क का टाइम। अच्छा, अब इसमें थोड़ी तफसील से बात करते हैं। अगर पासपोर्ट पर हम सफ़र का नाम दर्ज नहीं है तो रिश्ता साबित करने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट लाजमी होगा और बच्चों के लिए उनका बर्थ सर्टिफिकेट। लेकिन सिर्फ सर्टिफिकेट हासिल करना काफ़ी नहीं है। यहाँ एक सख्त 3 हिस्सों पर मबनी प्रोसेस है। पहला, इंडिया से ये सर्टिफिकेट्स इशू करवाएं। दूसरा, इनका अरेबिक में तर्जुमा करवाएं। और तीसरा, इन डॉक्यूमेंट्स को दिल्ली में किसी एजेंट के जरिए सऊदी एम्बेसी से अटेस्ट करवाएं। ये तीनों स्टेप्स हर हाल में पूरे करने होते हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जो है दरखास्त का अमल, यानी ऑनलाइन सबमिशन। एप्लीकेशन भरते वक्त एक ऐसी टेक्निकल डिटेल है जहां अक्सर गलती हो जाती है। ऑनलाइन फॉर्म में उस शहर का इंतखाब करना होता है जहां कंपनी का मेन हेडक्वार्टर वाक़ है। मिसाल के तौर पर, अगर मुलाजमत जुबैल में है लेकिन कंपनी का मेन ऑफिस जिद्दा में है तो एप्लीकेशन में जिद्दा ही सिलेक्ट किया जाएगा। ये वाकई एक ज़रूरी पॉइंट है। तो फॉर्म भरने से पहले HR डिपार्टमेंट से इसकी तस्दीक लाजमी कर लेनी चाहिए। फॉर्म सबमिट होने के बाद एम्प्लॉयर से चेंबर ऑफ कॉमर्स करवाना होता है ताकि तस्दीक हो सके। इस प्रोसेस के लिए ठीक 35 रियाल की फीस दरकार होती है। ये बेशक एक छोटी सी रकम है, लेकिन मालियाती तौर पर मालूम होना चाहिए कि किस चार्जेस का सामना होगा। और ये पॉइंट एक आम गलतफहमी को बहुत खूबसूरती से वाज़े करता है। एक बहुत बड़ी अफवाह है कि एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ अरबिक जुबान में ही सबमिट होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हकीकत यह है कि इंग्लिश एप्लीकेशंस पूरी तरह कबूल की जाती हैं और तसल्ली से अप्रूव भी होती हैं। ज़रा सोचिए, जो एक्सपर्ट्स अमेरिका या दूसरे मुल्कों से काम करने आते हैं वो भी तो इंग्लिश में ही अप्लाई करते हैं ना। तो जुबान को लेकर बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। चौथा हिस्सा, वीज़ा स्टैंपिंग का प्रोसीजर। ये फिजिकल पेपर वर्क का मरहला है। यहाँ एक बहुत ही सख्त टिकिंग क्लॉक शुरू हो जाती है। जिस दिन वीज़ा अप्रूव होता है, स्टैंपिंग करवाने के लिए ठीक 1 महीने का वक्त मिलता है। 1 महीना बस। इसलिए वीज़ा अप्रूवल आते ही फौरन स्टैंपिंग की तैयारी शुरू करनी होती है ताकि किसी भी किस्म की परेशानी या वक्त की कमी का सामना ना करना पड़े। स्टैंपिंग के लिए तशरीर सेंटर्स जाना होता है जो कि दिल्ली और मुंबई में मौजूद हैं। यहाँ 2 किस्म की अपॉइंटमेंट्स ली जा सकती हैं। पहली है नॉर्मल अपॉइंटमेंट, जहाँ स्टैंडर्ड वेट टाइम होता है और अपॉइंटमेंट के वक्त पर सख्ती से पाबंद रहना होता है। दूसरा ऑप्शन है लाउंज अपॉइंटमेंट। इसमें प्रोसेसिंग थोड़ी तेज होती है, बैठने की बेहतरीन सहूलतें मिलती हैं और सबसे अच्छी बात, अगर आधा घंटा आगे पीछे हो भी जाए तो वो मैनेज कर लेते हैं। अपनी सहूलत और बजट के हिसाब से किसी भी एक का इंतखाब किया जा सकता है। तो इस सारी बात का सबसे अहम मकसद ये जानना है कि तशहीर सेंटर अपने साथ लेकर क्या जाना है। पासपोर्ट्स, बच्चों के पासपोर्ट्स, अप्रूव्ड वीज़ा की कॉपी और ओरिजिनल अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स। याद रखिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स वहां रख लिए जाएंगे और बाद में पासपोर्ट के साथ कोरियर के जरिए ही वापस आएंगे। कभी कभार शौहर का इकामा भी मांग लिया जाता है, इसलिए वो भी पास होना चाहिए। और एक बात बिल्कुल क्लियर कर लें, किसी भी किस्म के इंडियन ID कार्ड्स जैसे आधार या पैन कार्ड की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, वीज़े की मुद्दत और शराइत।
नए रूल्स के मुताबिक फिलहाल जो वीज़ाज इशू हो रहे हैं वो स्ट्रिक्टली 30 दिन के सिंगल एंट्री वीज़ाज हैं, यानी एक ही बार सफ़र किया जा सकता है। और इन वीज़ाज पर एक बहुत अहम शर्त ये भी लिखी आ रही है कि ट्रैवल सिर्फ 1 जून के बाद ही शुरू किया जा सकता है। ये डिटेल्स सफ़र की मंसूबाबंदी करने में निहायत मददगार साबित होंगी। आखिर में एक ऐसा सवाल जो आजकल सबके जहनों में घूम रहा है, क्या हज के बाद ये 30 दिन की पाबंदी ख़त्म हो जाएगी और वीज़ा वापस 90 दिन का हो जाएगा? अभी तो यही क़यास आराइयाँ हैं कि हज की वजह से इन दिनों को महदूद किया गया है। अगर फ़ौरन सफ़र नहीं करना और ज़्यादा दिनों का वीज़ा दरकार है तो शायद थोड़ा इंतज़ार करना बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर सफ़र ज़रूरी है तो इस वक्त 30 दिन का वीज़ा बआसानी मिल रहा है। सोचिए ज़रूर इस बारे में। आज की इस वजाहत के साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि अब पूरा प्रोसेस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।